संकल्प परिवार की ओर से आयोजित अपनी इस चतुर्थ त्रिदिवसीय व्याख्यान माला के इस प्रथम सत्र में हम सबके सौभाग्य से मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री विनय शंकर जी, वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, स्वागत अध्यक्ष प्रसिद्ध डॉक्टर श्री के मेहता जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जगदीप सिंह जी, अपने इस संकल्प परिवार का मार्गदर्शन करने वाले ऐसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और मूलतः शिक्षक, ऐसे अपने इस संकल्प के माननीय अध्यक्ष श्री राधेश्याम गुप्ता जी, मंच के संचालक श्री कन्हैया लाल जी एवं अपने इस व्याख्यान माला में उपस्थित निमंत्रण पर आए हुए ऐसे सभी प्रतिष्ठित प्रबुद्ध भाइयों बहनों और संकल्प परिवार के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, अपने इस व्याख्यान माला में जो मेरे सामने विषय आप सबको प्रस्तुत करना है, तो पहली बात तो मैं एक जरूर बताना चाहता हूं कि मैं कोई एकेडमिक आदमी नहीं हूं और केवल विनम्रतावश नहीं करा, वास्तविकता यही है। बहुत कोई इन सब विषयों का मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूं, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, तथ्य हैं और जिनकी आवश्यकता वास्तव में प्रशासनिक सेवा में जाने वाले ऐसे सब प्रतियोगी छात्रों को रहती है, वो भी नहीं है। परंतु देश भर में घूमने के कारण से, बहुत तरह के लोगों से मिलने के कारण से मेरे अपने कुछ अनुभव हैं, आकलन हैं, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस हैं। और उस एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, जो केवल मेरे नहीं है, जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ उन सबके वो सामूहिक हैं, तो मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करूंगा। एक पंक्ति आती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कुल मिलाकर व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसकी फिर रचना भी बनती है। हम में से बहुत सारे लोग समाज जीवन में अभी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे लोग आने वाले समय में भी निभाएंगे। तो ऐसे सारे लोगों के लिए एक पर्सपेक्टिव का एक महत्व रहता है, एक दृष्टिकोण का महत्व रहता है। उसी को मैं आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विषय बहुत विस्तृत है, इसलिए उसकी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ मुद्दे मैं छेड़ने का जरूर प्रयास करूंगा। सुरक्षा का जो विषय है वो हर युग में महत्वपूर्ण था। ऐसा कोई कालखंड नहीं है, राष्ट्रों का बनना बिगड़ना, उसके अंदर आंतरिक और बाह्य अनेक प्रकार की चुनौतियां उस समय की परिस्थितियों का स्वरूप रहता है। लेकिन आज के समय में ये केवल महत्वपूर्ण नहीं है, ये जटिल भी हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है। हम लोग जब पढ़ना शुरू हुए थे तो सारी दुनिया में, अपने में से जो थोड़ा एक पीढ़ी पहले के लोग हैं उनको जरा ज्यादा ध्यान में है कि 60, 70, 80 के दशक में सारी दुनिया में एक डिबेट चलती थी कि दुनिया में सबसे महान शक्ति कौन सी। तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सिनेरियो जो था, दैट वाज द बाइपोलर वर्ल्ड। दुनिया दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक यूएसएसआर, एक अमेरिका। लगभग सब उन्हीं दो खेमों में थे। जो नहीं भी था वो भी कहीं ना कहीं झुकाव जरूर रखता था। एक बड़ी चर्चा चलती थी दोनों में ताकतवर कौन, और दोनों का एक कंपटीशन भी था। अंतरिक्ष में कौन जाएगा, चांद पर कौन जाएगा, परमाणु विस्फोट कौन करेगा, हाइड्रोजन बम कौन बनाएगा, किसके सी कैरियर्स ज़्यादा हैं, दुनिया के कितने स्थानों पर किसके अड्डे ज़्यादा हैं। ये सब चर्चाएं चलती थी और दुनिया एक बहुत लंबे समय तक एक शीत युद्ध की छाया में रहा और ये निर्णय नहीं हो पाता था दोनों में ताकतवर कौन सा है। लेकिन इतना पक्का था कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक यूएसएसआर, एक अमेरिका। अचानक घटना घटी, लोगों ने देखा दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति मानने वाला यूएसएसआर एक दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में बट गया।
केवल 1 साल के अंदर अंदर। कोई युद्ध हुआ क्या, कोई आक्रमण हुआ क्या? कोई युद्ध नहीं, कोई आक्रमण नहीं। 50 साल तक दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति माने जाने वाला यूएसएसआर वो बिखर गया। अभी तक वो संभला नहीं है। कोई कहता है परसेप्शनल वार में हार गया, कोई कहता है फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई, लेकिन इतना पक्का है ना युद्ध था ना आक्रमण था, लेकिन दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति टूट गई। फिर एक 90 के दशक में चर्चा शुरू हो गई, अब दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा? तो एक निश्चित हो गया कि 21st सेंचुरी इट विल बी ए यूनिपोलर वर्ल्ड। 10 साल दुनिया का नैरेटिव यही था, विमर्श यही था। अमेरिका का दुनिया के सारे 10 प्रथम देशों का जो मिलिट्री बजट था उससे ज्यादा अमेरिका का बजट था 90 के दशक में। दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर, दुनिया की एक बड़ी मिलिट्री पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति यानी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि आने वाली 21वीं शताब्दी के अंदर इट विल बी अमेरिका सेंचुरी। दैट वाज द नैरेटिव पोस्ट यूएसएसआर कोलैप्स। लेकिन एक दिन केवल 15 मिनट के अंदर 11 सितंबर 2001 उस 15 मिनट के अंदर 3 जहाज उड़े। अमेरिका की मिलिट्री माइट का प्रतीक पेंटागन, अमेरिका की आर्थिक शक्ति का प्रतीक ट्विन टावर और अमेरिका की प्रभुसत्ता का प्रतीक अमेरिका का राष्ट्रपति, तीनों के ऊपर वो जहाज भी अमेरिका के थे। कहां से थे, कौन थे? केवल 15 मिनट के अंदर वो ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, पेंटागन का एक हिस्सा टूट गया, वो जहाज पहले क्रैश कर गया, अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस बच गया। 24 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति को एक गुप्त सुरक्षित स्थान पर रखा गया, कहीं दूसरा अटैक ना हो जाए अपने देश के अंदर। वो अमेरिका जिसका कोई पड़ोसी देश नहीं था। तब तक दुनिया के अंदर एक अनजान सा जानने वाला आतंकवादी संगठन, कौन से देश के लोग थे किसी को मालूम नहीं। बाद में उस पर किताबें छपी, लेकिन अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित होने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। अजय अमेरिका का जो नैरेटिव था वो समाप्त हो गया। बहुत बड़ा अरब स्प्रिंग चला, जिसको आज का वेस्ट एशिया कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं। उस सारे क्षेत्र में, अरेबियंस के उस क्षेत्र में कितने ही देशों के अंदर सत्ताएं परिवर्तित हो गई। किसने किया, कौन है? इतना पक्का है कि इन सब देशों के अंदर ये जो चैलेंजेस आए वो दुनिया के परंपरागत चैलेंजेस नहीं थे। हजारों वर्ष तक दुनिया का इतिहास एक ही था, युद्ध, आक्रमण, जय, पराजय, उससे देश बनते थे और बिगड़ते थे। अभी ऐसा नहीं है। सुरक्षा का जब विचार करना है तो सुरक्षा का मतलब केवल माइट नहीं है, सुरक्षा का मतलब केवल सेना नहीं है, युद्ध नहीं है। भारत की सबसे बड़ी जो चुनौती मैं कभी कभी सुरक्षा के बारे में समझता हूं तो ऐसा है कि दुनिया कभी भी इतना इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड नहीं था जितना आज है। ऐसा दुनिया कभी थी नहीं। इस इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड दुनिया के अंदर अभी सुरक्षा का प्रश्न जो है ये केवल सेना, प्रशासन, शासन इस पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में सबसे अधिक जो चुनौती है वो ये है कि सामान्य व्यक्ति इस सुरक्षा के प्रश्न को अपना प्रश्न मानता नहीं है, इसके लिए अपना दायित्व कोई मानता नहीं है, उसकी कोई भूमिका है ये उसके ध्यान में नहीं है। आम लोगों का क्या मानना है, ये बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएफएस, मिलिट्री के लोग, अधिक से अधिक सरकार में बैठे हुए लोग, ये उनका प्रश्न है, ये सामान्य समाज का विषय ये नहीं है। एक पंक्ति आती है चाणक्य की, वो उस कालखंड के अंदर कई, अंग्रेजी में उसका एक अनुवाद करके मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने जहां पढ़ी वो अंग्रेजी में ही थी। इफ यू न्यू योर एडवर्सरी एंड एनिमी फुली
अगर आप अपने शत्रु और प्रतिद्वंदी, केवल एनिमी नहीं, एनिमी एंड एडवर्सरी बोथ, एंड हैज डेटरेंट पावर आल्सो, देन एंड देन यू कैन लिव इन पीस फॉर 100 years। दुनिया में 100 साल तक अगर आप शांति से रहना चाहते हो, केवल 100, हमेशा नहीं, तो उसकी गारंटी किस बात के ऊपर है कि आप अपने शत्रु प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से समझते हो और आप उसके प्रति एक प्रतिरोधक, उसकी चुनौती देने वाली एक डेटरेंट पावर भी आपके पास है, देन एंड देन यू कैन लिव इन पीस। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहां दूसरों का अध्ययन करना, ये हमारी आदत नहीं है। हम जागते तब है जब संकट हमारे सिर पर आ जाता है और वो संकट ऐसा स्वरूप धारण कर देता है कि जिसका मुकाबला करना कैसे, इसके लिए हमको सोचना पड़ता है और इसीलिए हम बार बार संकट में फंसते हैं। मैंने कईयों से कहा कि अमेरिका बहुत बड़ी आज शक्ति है, इसका कारण क्या है? तो हमारे एक बड़े कार्यकर्ता अमेरिका में जाना रहता है, वो भी सिक्योरिटी के इन सब विषयों के बड़े जानकार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर एक कहावत है कि इन वाशिंगटन देयर आर मोर थिंक टैंक्स देन कॉफी हाउसेस। अमेरिका के अंदर जितने कॉफी हाउस हैं उससे ज्यादा थिंक टैंक हैं। दुनिया के हर चीज पर अध्ययन होता है, हर विषय पर अध्ययन होता है। दुनिया के सब देशों पर करते हैं, सब देशों की कानून व्यवस्था पर करते हैं, अर्थव्यवस्था पर करते हैं। मेरा खुद का भी अनुभव है, एक दिन एक रिसर्चर अमेरिका से आ गई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से थी, मुझे किसी ने रेफर किया पूना से। उन्होंने कहा अरुण जी आप जरूर मिलिए इससे। तो मिलने के लिए आई, तो मैंने कहा क्या इशू है? उन्होंने कहा मैं AFSPA पर अध्ययन कर रही हूँ। मेरे मन में बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक स्कॉलर, वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए आई है। मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। उसका पर्सपेक्टिव क्या, मैं ये समझना चाहता था। तो मैंने उसको एक छोटा सा सवाल किया। मैंने कहा कि मैं भी बहुत दिन से अमेरिका के किसी स्कॉलर को ढूंढ रहा था। उसने मेरी ओर पूछा कि क्या बात? उन्होंने कहा आप बात कर रहे हैं, पहले मैं ही एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए बड़े दिन से, और आपके पास कुछ नोट्स हो तो बताइएगा। मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर एक पैट्रियट एक्ट है। पैट्रियट एक्ट अमेरिका में टेररिज्म से लड़ने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बीच में टाडा और ये सब बनाने की कोशिश की थी, और उस पैट्रियट एक्ट को दुनिया का सबसे ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है आज की ह्यूमन राइट की भाषा के अंदर। तो एकदम वो घबरा गई, उसको लगा कि इनको सब बातें मालूम है। फिर बाद में लंबी बात हमारी हुई, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव समझ में आया कि भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ा अध्ययन ये कर रहे हैं, जिसके पीछे उसकी सोच थी। लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ AFSPA पे अध्ययन करता है, भारत में अच्छे अच्छे वकील, जज AFSPA पे बात करते हुए कभी कभी जब बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि पर्सपेक्टिव की बहुत बड़ी कमी है, दृष्टिकोण के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे एक बड़े अच्छे व्यापारी थे, एक दिन मुझे कहने लगे अरुण जी इस बार दिवाली अच्छी नहीं बीती। अब भारत में दिवाली व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, एक प्रकार से इकोनॉमी का हमारा बड़ा स्रोत रहता है। मैंने कहा क्या हो गया? आज से 10 साल पहले की बात है, हरियाणा की बात है, अंबाला में उनका एक बड़ा बिजनेस था और वो बिजनेस जो था वो मूर्तियों का था। उनने कहा कि इस बार अचानक क्या हुआ समझ नहीं आया कि चीन की बनी हुई इतनी सुंदर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां आई, सारा बाजार भर गया और इस बार हमारा काम जो है लगभग 3/4 माल बिका नहीं। समझ नहीं आया ये हुआ क्या। मेरे मन में एक सवाल आया कि चीन की बनी हुई मूर्तियां दिवाली से 3-4-5 महीने पहले भारत की मार्केट में आ गई। चीन को सपना आया था क्या कि भारत के अंदर एक 50 करोड़ गणेश जी की, 50 करोड़ लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिकती हैं, इस रेट बिकती हैं। अगर मार्केट कैप्चर करनी है तो ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा रेट रखना पड़ेगा, ऐसा हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये अमेरिका को चीन को किसने बताया? चीन जाने वाले लोग कहते हैं कि चीन के विश्वविद्यालयों में सैकड़ों भारत अध्ययन केंद्र हैं, सैकड़ों की संख्या में केंद्र है। हमारी हर छोटी बात का अध्ययन करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करते करते उन्होंने हमको हर क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर मात देनी शुरू की है। मुझे लगता है कि सुरक्षा के बारे में जब विचार करना है तो जो जितनी जटिलता आज है उसमें सबसे जो महत्व का विषय है कि क्या दूसरों का अध्ययन करना यह हमारा स्वभाव बनेगा क्या?
चीन मार्केट में आ गया, अब हम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आखिर में सरेंडर करते हैं, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर बन जाता है, उनका सप्लायर बन जाता है, उनका वो माल खरीदने इंपोर्टर हो जाता है। हमारे ही देश के अंदर हमको मजबूर कर दिया उन्होंने। वास्तव के अंदर दूसरों का अध्ययन करना, विषयों का पहले से आकलन करना, इसकी ताकत चाहिए। दूसरा, किसी के बारे में भी सोचना है, दुनिया में डिप्लोमेसी रहती है, डिप्लोमेसी रहेगी, लेकिन नीति निर्माताओं के मन में तो स्पष्टता चाहिए ना। आजादी के बाद हमारे पड़ोस में सबसे बड़ी दो चुनौतियां हमारे पास रही, एक पाकिस्तान, दूसरी चाइना। जम्मू कश्मीर रहने के कारण से और इन विषयों पे थोड़ा लोगों से मिलने जुलने के कारण से कभी कभी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को लेकर हमारी नीति में गड़बड़ कहां है। मैंने कहा, हमारी नीति में एक ही गड़बड़ है कि हम आज तक फैसला नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को हमको किस निगाह से देखना है। और पाकिस्तान का फैसला पक्का है, वो आज तक बदला नहीं है। दे डिसाइडेड इन 1947 और 47 से लेकर 2018 तक वो कंसिस्टेंट है इन देयर गोल्स, इन देयर डिजाइन्स, इन देयर अप्रोच। अपने लक्ष्यों के प्रति, उसको प्राप्त करने के लिए जो उनको डिजाइन्स चाहिए उसको लेकर, और उसको लेकर उनकी जो भूमिका चाहिए, अप्रोच चाहिए, उसको लेकर कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमारे यहां कोई कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी तरह की। आप कभी कभी चर्चा करेंगे, कोई कहेगा कि स्ट्रांग पाकिस्तान, बड़े अच्छे एक्सपर्ट ने मुझे एक बार कहा कि दैट इज स्ट्रांग पाकिस्तान जो है दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। मैं बड़ा हैरान था उनकी बात पे। पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो हमारे लिए वो हित में रहेगा। कभी कभी कोई कहेगा वी हैव टू एक्सेप्ट पाकिस्तान इज ए रियलिटी, हमें उसके साथ जीना ही पड़ेगा। क्यों पाकिस्तान रियलिटी क्यों है? 47 से पहले नहीं था तो 2025 के बाद क्यों होगा? फिर कोई तीसरा कहेगा जैसे को तैसा। व्हाट इज आवर गोल? पाकिस्तान के मन में एकदम पक्का है, 47, 65, 71 तीन लड़ाइयां उसने लड़ी। ध्यान में आ गया कन्वेंशनल वार के द्वारा वो भारत को जीत नहीं सकता। पाकिस्तान का ही विभाजन हो गया तो उन्होंने प्रारंभ किया दैट इज कॉल्ड जिहादी कंसेप्ट ऑफ वार, ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउजेंड्स ऑफ कट्स। भारत को अंदर अंदर से इतने टुकड़ों में काट दो, इतना रक्त रंजित कर दो उसको कि वो कमजोर हो जाए। और इसीलिए उसने एक वार शुरू की दैट इज नॉन कन्वेंशनल वारफेयर विद सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल फोर्सेस, इंटेलिजेंस एंड आर्मी बोथ। उन्होंने अपने यहां प्रारंभ किया। आईएसआई की एकदम क्लियरिटी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कल्टीवेट कीजिए, उसके लिए समाज का इंडोक्ट्रिनेशन कीजिए, उस इंडोक्ट्रिनेशन के आधार के ऊपर सेपरेटिज्म को कल्टीवेट करते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, आर्म्स दीजिए और आवश्यकता अनुसार पैसा दीजिए। देश के हर हिस्से में करिए, जहां जहां संभव है वहां करिए। पाकिस्तान की अप्रोच के अंदर भारत को लेकर कहीं पर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। चार बातें उन्होंने बिल्कुल पक्की कर रखी हैं जो पाकिस्तान के अपने अंदर है। फर्स्ट, पाकिस्तान ने अपने मन के अंदर यह पक्का रखा वी आर एन इस्लामिक कंट्री। आप जो मर्जी कहते रहिए, 47 में बनने के एक साल बाद उसने अपने आप को इस्लामिक देश ये घोषित कर दिया। और कुल मिलाकर उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री को इस ढंग से लिखा कि उन्होंने पूर्व के इतिहास को नकार दिया और इस्लामिक इन्वेडर्स को ही अपना महापुरुष माना। वहां इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान का जन्म 1947 में नहीं, उनके हिसाब से पाकिस्तान का जन्म जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर आक्रमण किया था, यहां से पाकिस्तान का जन्म होता है। वो पाकिस्तान रियलिटी में 47 में बनता है। उन्होंने एक नैरेटिव अपने आप बिल्ट किया, इस देश के ऊपर हम राज्य करते थे। उस मुगल हिस्ट्री को वो अपनी हिस्ट्री मानते हैं। ब्रिटिश ने हमसे राज्य लिया और इसलिए मोरली इस भारत पर राज्य करना ये हमारा अधिकार है। पाकिस्तान दैट इज ए लॉन्चिंग पैड फॉर देम। ये पाकिस्तान के मन में कोई भ्रम नहीं है, वो आज ताकत नहीं है, वो
नहीं कर पाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है, वहां पर नैरेटिव यही है। वो नैरेटिव 100 साल में पूरा हो, वो 200 साल में हो, वो 500 साल में हो, लेकिन उनका नैरेटिव एकदम स्पष्ट है। पाकिस्तान एक ग्लोबल इस्लामिक पावर बनना चाहता है, टू लीड द इस्लामिक वर्ल्ड। पाकिस्तान थोड़े दिनों बाद इंडोनेशिया को भी सरपास करेगा, सबसे अधिक जनसंख्या का देश है, और इसलिए वो ये बनना चाहता है। और कुल मिलाकर भारत, स्ट्रांग भारत, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए भारत को टुकड़ों में बांटना। और स्ट्रांग पाकिस्तान चाहिए तो जम्मू कश्मीर मस्ट कम टू पाकिस्तान। ये अंग्रेजों की भी सोच थी, ये पाकिस्तान की भी सोच थी। पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो जम्मू कश्मीर चाहिए। आप कल्पना कीजिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, अगर वो पाकिस्तान के पास नहीं होता तो पाकिस्तान का हर बड़ा शहर हमसे 50 किलोमीटर की रेंज में होता, चाहे वो पेशावर, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर तो आज भी है। पाकिस्तान अपने यहां इन सब विषयों के ऊपर क्लियर है, लेकिन हम सब लोग, हमारे मन के अंदर इस विषय को लेकर कुछ स्पष्टता है क्या? हमारी अप्रोच पाकिस्तान को लेकर क्या चाहिए? इस ब्लीडिंग इंडिया बाई थाउजेंड्स ऑफ कट के अंदर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पनपाया, खालिस्तान का आंदोलन किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अल्फा और अनेक प्रकार के संगठन उन्होंने खड़े किए, ट्रेनिंग की, हथियार दिया, उनको पैसा दिया। भारत के अंदर पहले सिम्मी, फिर इस्लामिक मूवमेंट, और आज जो अनेक प्रकार के संगठन चल रहे हैं, पीएफआई, इन सब लोगों को हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि पिछले 30 साल के आतंकवाद में भारत में 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों का और बलिदान हुआ है। ये 10,000 सुरक्षा बलों का बलिदान 65-71 की लड़ाई में भी नहीं हुआ था। इस पीरियड के अंदर लगभग 30,000 से ज्यादा आम आदमी मारा गया, और लगभग इससे कुछ अधिक इस देश के अंदर टेररिस्ट भी मारा गया। 1 लाख भारत के लोग इस आतंकवाद की लड़ाई में, इस ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउजेंड्स ऑफ कट, और उसका हमारी इकोनॉमी पर, बाकी सब पर कितना असर है और साइकोलॉजिकली कितना असर है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो अपने देश का है ना, इन सारे विषयों को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर उसने तय किया कि उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ही है, सीमा पर शांति होने नहीं देनी, आतंकवाद समाप्त कभी वहां पर ये होगा नहीं। अब ये उसकी एकदम क्लियरिटी है, लेकिन हमारे यहां हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में किस ढंग से सोचते हैं? उन्होंने अपने यहां मिसाइल बनाए, नाम रखा गोरी, गजनी। किस बात का मैसेज है? वो पनडुब्बी बनाता है तो गाजी बनाता है, वो न्यूक्लियर बम बनाता है, हमने भी बनाया, हमने उसको प्रपोजल दिया नो फर्स्ट यूज, कि चलो हम फैसला कर लेते हैं, ना तुम पहले इस्तेमाल करोगे ना हम यूज करेंगे। पाकिस्तान ने तय नहीं, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा वी विल नेवर यूज दिस इस्लामिक बम एक्सेप्ट अगेंस्ट वन। वो क्लियर है, उन्होंने और किसी के लिए बम नहीं बनाया, केवल एक के लिए बनाया। अगर उनके मन के अंदर केवल कैपेबिलिटी बढ़ाना होता तो नो फर्स्ट यूज को वो स्वीकार करते ना। पर भारत के अंदर इन सब विषयों पर जब चर्चा होती है तो क्या होता है, पाकिस्तान में कुछ चुनाव होता है। पिछली बार नवाज शरीफ का चुनाव था, हमारे यहाँ के मीडिया भरे हुए थे, पहली बार पाकिस्तान में चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ गया। यहाँ एक डिबेट चल रही थी कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मजबूत हो गई क्या? अरे भैया, उस देश के अंदर फैसला आर्मी ने किया कि नवाज शरीफ पंजाब में जीतेगा, सिंध में भुट्टो जीतेगा, इमरान खान जो है वो और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जीतेगा, ये उन्होंने निर्णय किया। दैट इज दैट देयर डेमोक्रेसी। इमरान खान की सरकार बननी चाहिए, किसने फैसला किया? हम किस बात की डिबेट कर रहे हैं कि अब आने से क्या परिवर्तन आएगा? पिछले 50 साल से पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक रेडिकल्स एंड इस्लामिक आर्मी, ये दो मिलकर शासन कर रहे हैं। दुनिया में देशों के पास सेना होती है, दुनिया का एक देश पाकिस्तान है जिसमें सेना के पास एक देश है। ये हम सब लोगों के ध्यान में है क्या? तो व्हाट शुड बी आवर नैरेटिव रिगार्डिंग पाकिस्तान? अब नैरेटिव ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप डील कैसे करेंगे?
चाइना को लेकर हम सब क्लियर हैं क्या? चाइना का पर्सपेक्टिव तय है, उनका भारत को लेकर एक नीति तय है कि स्ट्रांग भारत ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। भारत को वो कभी मजबूत नहीं होने देने, क्यों? भारत उनका एक प्रतिद्वंदी बन सकता है। चाइना के अंदर एक नैरेटिव है पॉपुलेशन, एरिया और हेरिटेज, इसको लेकर हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हमारा सबसे बड़ा एक क्षेत्रफल है और हमारी एक 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और सारी दुनिया के हम मध्य के अंदर हैं और इसलिए एशिया ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हम सबसे बड़ी महाशक्ति हैं। इस दुनिया का नेतृत्व करना ये हमारा जन्मप्रद अधिकार है और इसके अंदर भारत उनके लिए कंपटीटर हो सकता है। और केवल भारत नहीं, कभी कम्युनिस्ट वर्ल्ड का नेतृत्व करने की रशिया और चाइना की होड़ चली थी, चाइना ने रशिया को स्वीकार नहीं किया। यह वहां की सोसाइटी में इनहेरेंट नैरेटिव है। चाइना की यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम होगा तो सामने एक पूरा वीडियो दिखाया जाएगा जिसके अंदर वो दिखाएंगे दुनिया का ग्लोब घूमता हुआ, उसमें चीन दुनिया का कितना बड़ा साम्राज्य था, हम कितने बड़े क्षेत्र के अंदर राज्य करते थे, दुनिया के विज्ञान को हमारा क्या योगदान था, हमारी क्या माइट थी, आज हम क्या हैं, हमको क्या बनना है। चाइना के मन में एकदम क्लियर है कि वो उसका लक्ष्य क्या है। उसको भारत के साथ शांति से रहना नहीं है। भारत का नैरेटिव क्या है? चाइना की पॉलिसी में कहीं इनकंसिस्टेंसी नहीं है। 4 बातें उनकी तय है। फर्स्ट, माओ का कंसेप्ट ऑफ वार। माओ का कंसेप्ट ऑफ वार क्या है? ये माओइज्म क्या है? हमारे यहां कम्युनिज्म और माओइज्म के अंतर को भी लोग समझते नहीं है। मार्क्स, लेनिन और माओ ये तीनों मिलकर जो बनता है ये लोगों के ध्यान में नहीं आता। दुनिया के किसी भी देश को तोड़ना है तो वहां पर पीपल्स के मूवमेंट खड़े करो। हर दुनिया में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन। वो कॉन्ट्राडिक्शंस को डिवीजन में बदलो। वो जो डिविजन्स हैं उसके आधार पर डाइसेंशंस खड़े कर दो, तनाव पैदा कर दो समाज के अंदर और उन तनावों को अनरेस्ट में बदल दो, असंतोष खड़ा कर दो अगेंस्ट द स्टेट और डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशंस। ये चाइना की पॉलिसी है। पिछले 50-60 साल से भारत में वो यही कर रहा है। ये करने के लिए वो प्रत्यक्ष माओइज्म का मूवमेंट हो, वो माओ की पार्टी हो, वो हो या नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो अल्फा, वो NSCN, वो मणिपुर के सेपरेटिस्ट ग्रुप, इन सब के लिए वो हथियार, ट्रेनिंग, पैसा, ये सब कुछ जो देता है उसका अल्टीमेट क्या है? हाउ टू डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशंस यूजिंग द कंट्राडिक्शंस, डिविजन्स विद इन द सोसाइटी। यह माओ की पॉलिसी है। चाइना की नीति में एकदम पक्का है, वी विल नेवर सेटल द बॉर्डर्स। हम बॉर्डर कभी सेटल नहीं करेंगे। उसने सबसे बॉर्डर सेटल किए हैं, भारत से नहीं किए। वो कहीं पर भी बॉर्डर सेटल नहीं करेगा। क्यों? उसको हिमालय का महत्व पता है, रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सामरिक महत्व हिमालय का। वो क्यों बॉर्डर सेटल करेगा? जिस भी दिन करेगा उस दिन वो अपनी शर्तों पर, अपने इंटरेस्ट के अंदर करेगा और वो भी स्थायी नहीं होगा। वो जैसे जैसे उसके इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो भी उसको अपनी बातों से पीछे वो हटता जाएगा। ये चाइना की नीति है। हम अपने इस सारे क्षेत्र के प्रति जागरूक है क्या? हिमालय के इस सारे क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे करके चाइना ने अपने आधार के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर अपनी पोस्टें बनाई हैं। केवल इतना नहीं बनाया, इस पूरे हिमालय के समाज को लेकर पीछे एक तिब्बत के समर्थन में एक कार्यक्रम हो रहा था। मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा कि आप आइए। मैंने कहा कि आप इस तिब्बती मूवमेंट को इतना क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी कमिटमेंट भी है, ये सब भी है। मैंने कहा ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है क्या कि ये तिब्बतियों की आज़ादी के आंदोलन में आज चाइना कहाँ है? पूरे हिमालय के अंदर हमारा एक नालंदा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, इसको मानने वाले लोग थे। हम तिब्बती बुद्धिज्म को मानने वाले लोग नहीं थे। हमारा एक हिमालयन बुद्धिज्म था। इस सारे क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे करके चाइना रन तिब्बत की मोनेस्ट्रीज के मॉन्क्स ये वहां पर आकर काबिज होते जा रहे हैं। एक पूरी सोसाइटी
उसके अंदर वो अपना एक नैरेटिव ये खड़ा करते जा रहे हैं, और वो एग्रेशन केवल मिलिट्री का नहीं है, दैट इज ए कल्चरल एग्रेशन। इसके प्रति अपने देश समाज के अंदर कोई जागरूकता है क्या? विषयों को लेकर जब विचार करने लगते हैं तो ध्यान में क्या आता है? चाइना की पॉलिसी एकदम तय है, हिमालय के अंदर धीरे धीरे करके उसने उस पूरे हिमालय पर काबिज होना है, और वो करेगा। उसको लेकर ये उसकी सोच है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, उस पड़ोसी देशों से भारत को उलझा के रखो, और इसलिए उन पड़ोसी देशों में भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उन भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दो। वो बांग्लादेश के अंदर कोई हो सकते हैं, वो लंका में हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, जो भी भारत के खिलाफ है उनको वहां ताकतवर करना, ताकि भारत अपने पड़ोस में ही एंगेज रहे। उसने किया। और चौथी उसकी नीति बड़ी तय है, एनसर्कलिंग द इंडिया। भारत विरोधी ताकतों को भारत के पड़ोस में बढ़ावा देना और चारों तरफ से भारत को घेरना। चाइना की ये 4 बातों को लेकर एकदम क्लियरिटी है। कोको, म्यांमार से उसने द्वीप लिया, हम्बन तोता का बेस लंका से ले लिया, गवादर पाकिस्तान से ले लिया, सेशल से जम्बूती ले लिया, मलक्का और हार्मो स्ट्रेट्स में उसने अपने बेस बनाने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर भारत को कैसे घेर सकते हैं, ये उसकी एक सोच है। हमारी चीन को लेकर क्या, इन सब विषयों को लेकर हमारी जागरूकता है क्या? कभी कभी मैं सोचता हूं, जब नैरेटिव की बात मैं कर रहा था, कि दृष्टि और सृष्टि की बात कर रहा था, पड़ोसी देश, इनकी ओर हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या चाहिए? तिब्बत, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण तो भारत विरोध पर हो गया, लेकिन वो भी दोनों ये पड़ोसी है क्या? हजारों साल की हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, वो संस्कृति का निर्माण इस सारे क्षेत्र ने मिलकर किया है। हमारा एक समाज रहा है, राज्य तो हमेशा रहे, लेकिन पीपल वर वन। आज राज्य अलग होते हुए पीपल भी बट गए, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। केवल 100 साल के ब्रिटिश इंडिया में कंसेप्ट ऑफ भारत ही समाप्त हो गया। हमारा कंसेप्ट भारत को लेकर क्या हो गया, वो ब्रिटिश इंडिया का हो गया। क्यों? ब्रिटिशर नेवल पावर थे, वो आर्मी नहीं थे। वो यहां पर अपने साम्राज्यवादी उपनिवेशक के इंटरेस्ट के लिए आए थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आए थे। उनको हिमालय में जाना नहीं था। उनके कंपटीटर 2 बड़े थे, चाइना और रशिया, और इसीलिए उन्होंने जो लैंड मास था भारत का, जो नीचे प्लेन्स, उस सब पर अपना ब्रिटिश इंडिया बनाया, और हिमालयन किंगडम जितने थे उनके साथ उन्होंने संधियां कर ली, और उनको एक बफर स्टेट मान लिया बिटवीन भारत, ब्रिटिश इंडिया, भारत नहीं, बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना, ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया। क्योंकि रशिया कजाकिस्तान तक आ गया था, तजाकिस्तान तक आ गया था, बिल्कुल हमारी सीमा पर आ गया था। तिब्बत अप टू 47 British India were the protector and Tibet was the protectorate. देश की आजादी के बाद दलाई लामा ने उस समय ये संदेश भारत को कहा कि जो संधियां ब्रिटिश इंडिया के साथ है, हम उसको रिवाइव करते हैं। 58 तक तो हमारा डाकखाना वहां था। फॉरेन पॉलिसी एंड सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी हमारी थी। नेपाल भारत से कब अलग था? 1937 के अंदर म्यांमार, 1931 का सेंसस होता है, बर्मा वाज द वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दे डिसाइडेड 37 में जब उन्होंने अलग करने की कोशिश की, बहुत बड़ा वहां बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन चलाया कि आप हमको भारत से अलग क्यों कर रहे हैं। मैं 43 का उनकी आजादी के आंदोलन का एक पोस्टर देख रहा था। उस पोस्टर में 4 फोटो थे, एक पूज्य महात्मा गांधी जी का, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और चौथा वहां के एक बड़े नेता थे सानिया सेन। ये 4 का फोटो कुल था। म्यांमार की आजादी की लड़ाई की इंस्पिरेशन थी। सिलोन कांग्रेस हमेशा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजती थी कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। 19वीं सेंचुरी में क्योंकि डच, फ्रेंच, इन सब के साथ एक कंपटीशन था, इसलिए चेन्नई से सिलोन का शासन संचालित होता था।
तो सिलोन को एक क्राउन कॉलोनी बनाकर उन्होंने अलग से एक अस्तित्व दिया। विद इन द 100 years ये सब पड़ोसी देश हो गए। यहां पे रहने वाला समाज, उसके तीर्थ एक, पूर्वज एक, महापुरुष एक, उनके जीवन, मूल्य, संस्कृति सब एक। सैकड़ों हजारों साल तक हम कभी अलग नहीं हुए। 100 वर्षों में समाज बट गया, इतिहास भूल गए, वो जो हम एक थे वो पड़ोसी हो गए। क्या हमारा इन सब के प्रति दृष्टिकोण रहेगा? क्या म्यांमार के बॉर्डर पे मैं जाता हूं कभी कभी, इधर भी नागा उधर भी नागा, इधर भी मितई उधर भी मितई, जो समाज इधर वही समाज उधर, रिश्ते सब कुछ उनके। वास्तव के अंदर इस देश के अंदर हमको जब इन सब देशों के बारे में सोचना है तो हमारा पर्सपेक्टिव कुछ अलग चाहिए। आजादी के बाद जितनी उपेक्षा हमने अपनों की, ये पड़ोसी नहीं थे, ये अपने थे। हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे सारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दैट वाज बेस्ड ऑन वेस्ट एशिया और यूरोप और अमेरिका। हमने इनके बारे में जो चिंतन करना चाहिए था वो हमने कभी किया नहीं। पूरे भारत के अंदर सीमाओं की जितनी उपेक्षा हुई, इतनी आजादी के बाद ये देश में कभी नहीं थी। मैं पुष्यमित्र की जीवनी पढ़ रहा था। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि ये सब मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। पुष्यमित्र मगध में राज्य करते थे, वो पटना में राज्य करते थे। भारत की अपनी एक रचना थी। हमारे यहाँ राज्य होते थे, राजा होते थे, सम्राट होते थे। सम्राट अपने आप को देश की रक्षा करने वाला मानता था। तक्षशिला से कुछ लोग आकर उन्होंने बताया कि पूरे बॉर्डर के ऊपर बैक्ट्रियंस आ गए। वो बैक्ट्रियन मूलतः यूनानी थे, उनका वर्चस्व हो गया और उस धीरे धीरे करके वो हिस्सा कल को अपने देश से कट सकता है। पुष्यमित्र ने उस कालखंड के अंदर जब जाने के साधन नहीं थे, कनेक्टिविटी कम होती थी, उस पीरियड के अंदर उस बैक्ट्रियन से लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि और बड़ी बात यह है कि उन बैक्ट्रियंस ने अपने आप को वहां के समाज के साथ थोड़ा लोगों को धोखा देने के लिए बुद्धिज्म वगैरह भी अपना लिया और उसके कारण से अपने बहुत सारे लोगों को भ्रम में फंसाकर अपना सपोर्टर भी बना लिया। पुष्यमित्र ने अपनी सेना भेजी, पूरे के एक्सपीरियंस से उनको निर्मूल कर दिया। उन्होंने कहा देश की सीमाओं के ऊपर कभी विदेशी नहीं चाहिए, देश की सीमा के ऊपर देशभक्त समाज ही चाहिए। दैट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ भारत बिफोर 2000 years। ये 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज रोहिंग्यास की चर्चा होती है, सबको मालूम है रोहिंग्यास कौन है, हाफिज सईद से लिंक क्या उनके, कितने उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज एन इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट। अगर वो शरणार्थी थे तो बॉर्डर पे रहते ना। उन्होंने घुसपैठ की, 14,000 लोगों ने, उनका रजिस्ट्रेशन है यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास। लेकिन वो 14,000 कहां पर हैं? वो जम्मू में हैं, वो श्रीनगर में हैं, वो मेवात में हैं, वो हैदराबाद में हैं, वो केरल में हैं। उनको रास्ता किसने बताया? जम्मू का रूट किसने दिया? उनके आधार किसने बना दिए? उनको सारी सरकारी स्कीमों का लाभ कैसे मिल रहा है? यह ह्यूमन राइट का इशू है क्या? हमारे देश के अंदर अगर रोहिंग्या शरणार्थी था तो बॉर्डर पे रहता ना, वहां कैंप बनते, दुनिया में शरणार्थियों के कैंप होते हैं, शिविर होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन, कितना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो गया। मैं सारे देश की लगभग सब सीमाओं पर गया हूं, कोई सीमा ऐसी नहीं जिस पर मेरा जाना नहीं हुआ, और आखिरी कोने तक गया हूं। सारे देश की सीमाओं पर 4 बातें मुझे कॉमन मिली है। एक, सारे देश के बॉर्डर के ऊपर जनसंख्या का चरित्र बदल रहा है, चेंजिंग डेमोग्राफी एट ऑल द बॉर्डर्स। मैं कोस्टल कर्नाटक और केरल के अंदर गया, मुझे पता लगा मालदीवियन जमीन खरीद रहे हैं,
मुझे किसी ने बताया ये इतनी बड़ी जमीन मालदीव के अंदर, दुनिया में वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, वाटर बढ़ रहा है, तो वहां एक चर्चा है कि मालदीव सबसे पहले डूबेगा। तो मालदीवियन भी जमीन खरीदने कहां आ रहे हैं? तो भारत ही आ रहे हैं। पूरे कोस्टल कर्नाटक के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने जमीनें खरीदी। सारे देश के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर अराष्ट्रीय और अवैध गतिविधियां, एंटी नेशनल और इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, काउ स्मगलिंग, ड्रग्स, स्मॉल आर्म्स, सारे उस क्षेत्र के अंदर लगभग अपराधियों का वर्चस्व दिखाई देता है। एक कॉमन बात है, पूरे बॉर्डर्स के ऊपर विकास की उपेक्षा है। सीमा पर रहने वाला समाज, आप किसी बॉर्डर पे चले जाइए, म्यांमार बॉर्डर पर जाएंगे तो म्यांमार का मोबाइल चलेगा, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाएंगे तो पाकिस्तान का मोबाइल चल जाएगा, आप नेपाल के बॉर्डर पे जाएंगे तो नेपाल का चल जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। ना सड़क, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार। और इसी कारण से उस सारे क्षेत्र के अंदर देशभक्त समाज का पलायन, जब ऑप्शन ही नहीं है तो पलायन वहां से। सारे बॉर्डर के ऊपर ये चार बातें आपको कॉमन मिलेंगी। चेंजिंग डेमोग्राफी, सारे बॉर्डर के ऊपर एंटी नेशनल गतिविधियों का, इलीगल एक्टिविटीज का बढ़ना, विकास की उपेक्षा और देशभक्त समाज का पलायन। समुद्रों को लेकर तो हमारी स्थिति और खराब है। सी ब्लाइंडनेस है पूरे देश के अंदर, समुद्र की कल्पना ही नहीं है। नीति निर्माताओं को तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं कभी कभी पूछता हूं भारत का क्षेत्रफल कितना, मुझे लोग कहते हैं 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 30 लाख से कुछ ज्यादा है। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं कि 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये आपको मालूम है क्या? 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा, ये हमारे ध्यान में आता है क्या? हमारे पॉलिसी मेकर भारत का जब विचार करते हैं तो वेदर दे थिंक अबाउट लैंड ओनली। भारत का अगर 30 लाख वर्ग किलोमीटर का, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा लैंड एरिया है, तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के टेरिटोरियल वाटर्स हैं और 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। समुद्रों का महत्व कितना है, द्वीपों का महत्व कितना है? वो सेंखाउ, नो मैन लैंड, 3 छोटे छोटे द्वीप, जापान से 400 किलोमीटर आखिरी उससे, और चाइना से, जापान से 400, चाइना से 300, दोनों का झगड़ा हो रखा है। क्यों? जो सेंखाउ पर होगा वहीं से उसकी वाटर, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बढ़ जाने वाला है। सारे रिसोर्सेज पानी के अंदर है। आने वाले समय के अंदर संसाधन वहां पर है। हम अपने देश की समुद्री सीमा पर रहने वाला समाज, उसके बारे में हमारा चिंतन, भारत की 25% पॉपुलेशन कोस्टल बॉर्डर के 50 किलोमीटर में रहती है। हमारा 97% फॉरेन ट्रेड, नाउअडेज वी आर ए लैंडलॉक्ड कंट्री इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। इतिहास में कभी ऐसा नहीं था। हमारा सारा ट्रेड इधर से होता था, गिलगित बाल्टिस्तान से। नाउअडेज वी आर ए लैंडलॉक्ड कंट्री। हमारा 97% फॉरेन ट्रेड ये सी से होता है। सारी दुनिया में 70% पानी है, लेकिन ओनली वार्म वाटर्स आर इंडियन ओशियन। दुनिया में भारतीय हिंद महासागर के अतिरिक्त कोई वार्म वाटर नहीं है। दुनिया का 90% ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड इससे होता है। हम कभी कभी इस महत्व को समझते हैं क्या? भारत के द्वीप कितने हैं? मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप 4 डॉक्यूमेंट देखिए, चारों में गिनती आपको अलग मिलेगी। आज तक हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारे द्वीप हैं कितने, नंबर कितना है। कुल मिलाकर सारे समुद्रों के ऊपर जब हम देखते हैं, 26/11 का जब मुंबई हुआ तो सबको पहली बार ध्यान में आया कि समुद्र से भी आतंकवादी हमला हो सकता है। लेकिन उसके 10 साल बीत जाने के बाद भी उस कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर देश में जितनी अवेयरनेस और जो तैयारी चाहिए, उसमें अभी बहुत कमी है। सारे देश के अंदर बहुत से विषय हैं। कभी कभी एक विषय की चर्चा करते हुए डरते हैं, बड़े बड़े लोग भी डरते हैं। जनसंख्या का चरित्र, डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। 21वीं शताब्दी में दुनिया में 3 देश बने हैं नए, लेटेस्ट 3 न्यू कंट्रीज, जिसको यूएन के अंदर मान्यता मिली है। तीनों देश दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में हैं, लेकिन तीनों की कहानी एक ही है। एक इंडोनेशिया से अलग होकर ईस्ट तिमोर बना,
एक सर्बिया से अलग होकर कोसोवा बना और तीसरा सूडान के 2 हिस्से होकर एक साउथ सूडान बना। अरेबियन मेजोरिटी का मुस्लिम कंट्री सूडान, उसके 2 हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि सदर्न सूडान जो है 60 साल के अंदर कन्वर्जन बढ़ते बढ़ते दैट बिकम ए क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया। इंडोनेशिया का एक हिस्सा ईस्ट तिमोर, उसमें 90% क्रिश्चियन हो गए, वो ईस्ट तिमोर अलग हो गया। अल्बानियन मूल के लोग कोसोवा के अंदर गए, वो लैंडलॉक एरिया जो वहां पर केवल मात्र जो है वो कोयले की खदानों में काम करते के लिए गए थे। 1880 के अंदर उनका ग्रोथ रेट वो सर्बियन मूल के लोग जो थे उनसे 3 गुना ज्यादा था और 1930 तक आते आते उनका पॉपुलेशन 30% हो गया और 1990 तक आते आते वो 75-80% क्रॉस कर गया। कोसोवा अलग देश बन गया। ये तीनों देशों की एक ही कहानी है कि उस देश के रहने वाले जो मूल लोग थे वो माइनॉरिटी में चले गए, दूसरे लोग बढ़ गए। हम इस जनसंख्या के चरित्र के बारे में जागरूक है क्या? 1881 में भारत का पहला सेंसस हुआ था, वो अविभाजित भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिलाकर। भारतीय मूल के मतपंथ जो थे, इंडियन ओरिजिन के जो अपने रिलीजन्स थे, उनके मानने वालों की संख्या 80% थी। अगर आज 130 ईयर्स के बाद आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो इस भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया के अंदर भारतीय के मूल के मतपंथ 64% हो गए। 16% कम नहीं हुए। 20% लोगों ने 80% को 16% कम किया है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि 80 से 64 पर आए। वो 20% ने वो 80% को 64 पे लाया। वो उसका इंपॉर्टेंट बात है। देश की आजादी के समय 89% भारतीय मूल मतपंथ के लोग थे, 11% भारतीय मतपंथों के नहीं थे। आज 2011 के सेंसस में 83% हो गए। 11% लोगों ने 89% को 6% कम कर दिया विद इन 60 ईयर्स। जनसंख्या का चरित्र बदलता है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। पिछले 100 साल में दुनिया के जितने देश बने हैं, बिगड़े हैं, उनका केवल एक कारण है, उस देश का जनसंख्या का चरित्र बदल गया। देश की आजादी के बाद एक इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में हम खड़े नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने इस देश के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस खड़े किए थे। आर्य बाहर से आए, आर्य द्रविड़, आदिवासी, मंगोलाइट्स, मूल निवासी, समाज की तरह तरह की आइडेंटिटीज, ये सब खड़ा करने का प्रयास किया गया था। 1947 में आजादी मिली थी। आवश्यकता थी उस आजादी के बाद देश में एक एकात्म राष्ट्र जीवन खड़ा होता, हमारी एक पहचान खड़ी होती। हजारों वर्षों तक वी वर वन। दुनिया के अंदर विविध मतपंथ, विविध भाषाएं, विविध खान पान, ये सब होते हुए भी एक बन के कैसे रहा जाता है, ये हमने दुनिया को सिखाया था। हजारों साल भारत का राष्ट्र जीवन अखंड था। आज सारा देश इसमें आइडेंटिटीज के सवाल खड़े हो रखे हैं। किसी ने कहा कि भारत की एकता अखंडता इस बात पर निर्भर करेगी, हाउ विल यू एड्रेस द आइडेंटिटीज। मैंने कहा आइडेंटिटीज नहीं, इन सारी आइडेंटिटी के बावजूद हमारी एक आइडेंटिटी है। क्या इस देश के अंदर हम ये तय कर पाएंगे क्या? देश के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हु इज सेटिंग आवर नैरेटिव्स। हमारे विमर्श कौन तय करता है? हमारा समाज में नैरेटिव कौन तय करता है? 90 के दशक के शुरू की बात है, हमने ओपन इकोनॉमी की बातें की थी। सारी दुनिया में गैट, WTO, इनकी वार्ताएं शुरू हो गई थी, तरह तरह की चर्चा हो गई थी। अपने देश में एक स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हुआ। उस स्वदेशी के आंदोलन के ऊपर अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे थे। उन्होंने कहा ये स्वदेशी का आंदोलन ये दकियानुसी बात है, ये पुरातनपंथी बात है। दुनिया एक ग्लोबल फैमिली बन रही है, इस ग्लोबल फैमिली में ये आइसोलेशन हो जाएगा। कोई देश स्वदेशी के आधार पर जिंदा नहीं रह सकता। ये नैरेटिव था। ये नैरेटिव कौन तय कर रहा था? किसके इंटरेस्ट में तय कर रहा था? वही लोग जो उस कालखंड के अंदर 1990, 95, 2000 के अंदर स्वदेशी की बात करने वालों को प्रगति के विरोधी,
दुनिया की वास्तविकता को नकारने वाले देश को आइसोलेशन में चले जाएंगे, इसका और खतरा बताने वाले लोग आज वो क्या कर रहे हैं, वो दुनिया के दूसरों के माल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। आज वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आज वो अपने देश की नौकरियों की बात कर रहे हैं। 90 का नैरेटिव उन देशों में स्वदेशी के नैरेटिव में बदल गया। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने आज उससे बाहर निकल रहे हैं। तो 90 में जो स्वदेशी की बात करने वाले वो ठीक थे या इन सब की बात करने वाले ठीक थे? आज भारत की बहुत बड़ी चुनौती ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो हमने कर लिया है। इनसे बाहर कैसे आना? बहुत बड़े बड़े आर्थिक दंड देने पड़ेंगे हमको। हमने जिन पेटेंट के कानूनों पर हस्ताक्षर कर दिया, कितनी बड़ी हमको रॉयल्टी देनी पड़ती है उनको। कितने मुकदमों की बाढ़ आ गई हमारे देश के अंदर। व्यापार करने वाले बहुत सारे लोगों को ये सब बातें ध्यान में है। हमारा नैरेटिव कौन तय करता है, ये समझने की इस देश के अंदर बहुत बड़ी जरूरत है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों के मन के अंदर एकदम स्पष्ट है, दो बातें भारत के अंदर हैं जो उनके रास्ते की बाधा है। एक, ये जो पैन इंडिया आइडेंटिटी है जो बीच के कालखंड के अंदर हिंदुत्व के नाम से जानी गई, दैट इज ए मिथिकल कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड आइडेंटिटी। ये एक नैरेटिव देश के अंदर खड़ा करने का सुमित सरकार, तनिक सरकार, वेंडी डोंगनर, जेफरलैट, ये सब बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को कहलाते हैं, इन सब लोगों को क्या लगता है कि भारत की अगर एक पैन इंडिया आइडेंटिटी रही तो ये देश जो है इसको हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चुनौती उनको लगती है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म खड़ा हो गया। एक आइडेंटिटी और नेशनलिज्म, ये दो बातें उनको अपने मार्ग की बाधा लगते हैं। इसलिए आज का जो नियो मार्क्सिज्म है, माओइज्म है, ये सब लोग जो है इन्होंने इस देश के अंदर एक योजनाबद्ध ढंग से भारत के अंदर छोटी छोटी आइडेंटिटियों को उभार देना शुरू किया है। मैं जब छोटी आइडेंटिटी की बात करता हूं तो छोटी का मतलब यह है कि जो पैन इंडिया नहीं है, किसी एक एरिया के अंदर है, किसी समाज के एक वर्ग के अंदर है। उस आइडेंटिटी को एक खड़ा करने का प्रयास देश के अंदर हो रहा है। वो ग्रामसी को आदर्श मानने वाले, जब कम्युनिज्म रशिया के अंदर कृषि के माध्यम से आया और हंगरी और उन सब के अंदर जाकर उसने आक्रमण किए, तो पूरे यूरोप में बड़े बड़े लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तब इटली का एक विचारक था ग्रामसी, उसने कहा ये जो सर्वहारा के आधार के ऊपर, सत्ता के परिवर्तन के आधार के ऊपर जो कम्युनिज्म लाने की बात कर रहे हैं, ये गलत है नैरेटिव, ये गलत है बिल्कुल। वास्तविकता क्या है कि दुनिया में सैकड़ों वर्षों जब कोई राज्य करता है तो अपने इर्द गिर्द कुछ व्यवस्थाएं खड़ी कर लेता है, अपने कुछ नैरेटिव बनाता है। वो कल्चरल भी होते हैं, वो समाज के मूल्यों के भी होते हैं, परंपराओं के भी होते हैं। ये परंपराएं क्या होती हैं, मूल्य क्या होते हैं, ये सब क्या रहता है, ये समाज के एक वर्ग को और केवल उनके वर्चस्व को बनाए रखने का एक माध्यम है। और इसलिए उसने कहा कि दुनिया के अंदर अगर वास्तविक परिवर्तन लाना है, वास्तविक क्रांति लानी है, तो वी हैव टू चैलेंज द हेगमनीज। ये वर्चस्व को चुनौती देनी पड़ेगी, यह हेगमनीज को हमको चैलेंज करना पड़ेगा और इसीलिए हर बात को चुनौती दो। यह काम पहले यूरोप और अमेरिका के अंदर हुआ, बाद में मिशेल फूको जो उसके अनुयायी बने, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए सबाल्टन स्टडीज हुई। दुनिया के सब ऐसे जो उपनिवेशों के अंतर्गत रहने वाले समाज थे, उन वर्गों की, दबे पीड़ित कुचले लोगों की स्टडीज करना शुरू करो। उसके आधार के ऊपर उस समाज के अंदर फॉल्ट लाइंस खड़े करो और देन प्ले विद द फॉल्ट लाइंस ऑफ दोज नेशंस। अब राष्ट्र के अंदर उन फॉल्ट लाइनों को जब बात करोगे तो राष्ट्रवाद टूट जाएगा और उस देश की एक आइडेंटिटी ये समाप्त हो जाएगी। ये जो आज सारे देश के अंदर गोंड, भील, सरेना, तमिल, आप हैरान होंगे, मिजोरम की 1941 के सेंसस में एक भी मिजो नहीं था। मिजोरम में मिजो होता ही नहीं था। नागालैंड में नागा नहीं होता था। वहाँ अंगामी थे, वहाँ आओ थे, वहाँ कोन्याक्स थे। कुछ आइडेंटिटीज खड़ी की गई। सारे दुनिया देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर आइडेंटिटीज खड़ी की गई।
1868 का पहला सेंसस होता है। हमारे पूज्य सुदर्शन जी जो अपने सरसंघ चालक थे वो कहा करते थे, माननीय सुदर्शन जी, वो कहते हैं 1868 में पहली बार पंजाब के अंदर लोगों ने सवाल करना शुरू किया, आप क्या हैं? तो लोगों को समझ नहीं आया कि आप हिंदू हैं या सिख हैं। तो लोगों को बड़ा झगड़ा लगा, ये क्या क्या विषय, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। जिसने वो पहला सेंसस किया उनने बताया कि पंजाब के अंदर 1868 में वो पहला सेंसस 7-8-10 साल चला, प्रकाशित 1881 के अंदर हुआ। केवल 6% लोगों ने कहा कि हम सिख हैं। लोगों को लगा कि हम एक है ना, हमारा एक ही भाईचारा है, एक ही परिवार है, सब गुरुओं को मानने वाले लोग हैं, ये अलग आइडेंटिटी नहीं थी कोई। ये द्रविड़ क्या है? भारत में एक भी द्रविड़ नहीं था 150 साल पहले। इस देश के अंदर फॉल्ट लाइन, फॉल्स आइडेंटिटीज खड़ी की गई हैं और आज उसी के ऊपर माओइज्म खेलने की कोशिश कर रहा है। ये दलित, ये आदिवासी, ये मूल निवासी, तरह तरह के क्षेत्रों की आइडेंटिटीज, पहचाने किसी के आधार पर भी, और एक को दूसरे के खिलाफ, दूसरे को तीसरे के खिलाफ आपस में आप खड़ा कर सकते हो क्या? सारे देश के अंदर हमारा बिगेस्ट चैलेंज है कि विद ऑल आवर डाइवर्सिटीज, वो डाइवर्सिटीज नहीं है, हमारी विशेषता है। क्यों? हमारा चिंतन यही था, भगवान एक है, उसको प्राप्त करने का मार्ग कोई भी हो सकता है, सब रास्ते ठीक है। भाषाएं एक थी, भाव एक थे, हर भाषा के अंदर एक ही भाव था। किसी भी मत पंथ के मानने वाले लोग थे, रहन सहन, पहनावा, जीवन की शैली सब एक ही थी। अतिथि का सत्कार करना, त्याग, सेवा, इस आदर्श को लेकर जीने वाले लोग, हर व्यक्ति को अपना मानना, ये हमारे समाज की सोच थी। हमारा समाज एक था। क्या इस देश के अंदर एक पैन इंडियन आइडेंटिटी, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पैन इंडियन आइडेंटिटी विद कमिटमेंट फॉर द नेशन, क्या हम देश में खड़ा कर पाएंगे क्या? दैट इज ए चैलेंज फॉर अस। आज के समय के अंदर बहुत सारी बातें करने की हो सकती है, लेकिन समय की सीमा समाप्त हो रही है। केवल एक विषय मैं छोटा सा और चर्चा करके फिर विषय को पूरा करूंगा। मैं, बहुत बार चर्चा होती है एनजीओस की। हमारे यहाँ एनजीओ कहने के बाद हमारे ध्यान में आता है सेवा करने वाली कोई संस्था, कोई स्कूल चलाने वाली, कोई हॉस्पिटल चलाने वाली, थोड़ा जिसका दायरा बड़ा हो गया, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। ये सरकार आई तो थोड़ा एनजीओस के ऊपर कुछ अंकुश लगे, बड़ी चर्चाएं शुरू हुई। बेचारे इतने दुनिया के दूसरे देशों से आकर सेवा करने वाले लोग, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उनकी भावना समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। ये एनजीओ क्या है, ये हमारे ध्यान में आता है क्या? थोड़े समय पहले ग्रीन पीस पे प्रतिबंध लगा। क्यों लगा? एक आईबी का एजेंट ग्रीन पीस की एक मीटिंग में पहुंच गया नागालैंड के अंदर। वो मीटिंग किस बात में थी? मेघालय के अंदर। उनने कहा बताया कि सारे क्षेत्र के अंदर बहुत यूरेनियम, तरह तरह की चीजें उपलब्ध हैं। सेंसर लेकर गया था, उसकी ट्रेनिंग दी, और इस सारे क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ है उसको मार्क करो। फिर केवल इतना ही नहीं, उनने कहा कि देखो ये भारत जो है ना, ये हमसे संसाधन खींचना चाहता है, ये हमको भारत को इस्तेमाल नहीं करने देने। एक दिन ये क्षेत्र हमारे पास आएगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा, तब हम उसका इंतजार प्रयोग करके हम और एक शक्तिशाली और मजबूत देश के रूप में खड़े होंगे। और इसके लिए आंदोलन करने पड़े तो आंदोलन भी करिए। अब ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। वो ग्रीन पीस के प्रतिनिधि वहां थे, जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई हुई और वो ग्रीन पीस के ऊपर प्रतिबंध लगा। बहुत सारी बातों की चर्चा ये सारी शुरू हुई, लेकिन मेरा कहना है कि वो सारी घटना को लेकर नहीं, ये ग्रीन पीस क्या है ये हमारे ध्यान में आता है क्या? डॉक्टर पैट्रिक मूर करके उसके फाउंडर थे, जिन्होंने ग्रीन पीस शुरू किया था। उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है द कन्फेशंस ऑफ द ग्रीन पीस। मैंने उसकी एक समरी पढ़ी है। इस ग्रीन पीस ने दुनिया में क्या क्या किया है उसके कुछ कन्फेशंस उन्होंने उसके अंदर वो किए। लेकिन कुल मिलाकर ग्रीन पीस क्या है, तो उसके पास 6000 करोड़ रुपए के 6 जहाज हैं। बेचारे गरीब, सेवा करने वाले, दुनिया से पैसा इकट्ठा करके इतनी दूर आकर सेवा करने वाला ऐसा एनजीओ, और उसके पास 6000 करोड़ रुपए के 6 जहाज हैं। 30,000 कर्मचारी हैं उसके पास, और उसका मंथली पे बिल दैट इज 40 करोड़ रुपीस।
हम कल्पना कर सकते हैं कि दिस इज एन एनजीओ। हमारी एनजीओ की कल्पना और दुनिया के एनजीओ की कल्पना ये हमारे ध्यान में रहती है क्या? कभी कभी हम इवेंजेलिकल चर्च की बात करते हैं, लोग हमको बहुत आलोचना करते हैं, अरे आप, हमको इवेंजेलिकल चर्च का अमेरिका का बजट मालूम है क्या? मैं अभी 2014 का बजट उनका देख रहा था, आप सुन के हैरान होंगे। अमेरिका के इवेंजल जो चर्च है उसका बजट दैट वाज द $200 बिलियन। एक किताब छपी है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चर्च इन इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। अमेरिका में किसी भी राज्य का बजट इतना नहीं है जितना वहां के चर्च का बजट है। हमारे ध्यान के अंदर ये सब बातें आती है क्या? तीस्ता शीतलवाड़ का नाम बहुत सुना, कम्युनिज्म कम्बैट, बेचारी सेकुलरिज्म के लिए लड़ने वाली, कट्टरवाद के खिलाफ लड़ने वाली, उसकी इकोनॉमी कैसे चलती है? कम्युनिज्म कम्बैट एक पत्रिका निकालती है। तो भारत में तो 1000 ग्राहक है उसके कुल। अब वो 1000 ग्राहक है, 30-40 रुपए की, 50 रुपए की वो किताब है, इसके आधार पर वो सर्वाइव कर सकती है क्या? लेकिन असली बात क्या है, उसके 1.5 लाख ग्राहक है गल्फ के अंदर। वो जो पत्रिका है, उस पत्रिका के भारत में तो 1000 ही है, लेकिन 1.5 लाख उसके जो ग्राहक है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर है, और उसके 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत है। तो दैट इज द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कम्युनिज्म कम्बैट। ये सब भारत के अंदर अध्ययन करने वाले लोग, वो कभी इन सारी शक्तियों के बारे में जागरूक होंगे क्या? सारे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है। सहारनपुर के राइट्स हुए थे, 2 हैशटैग चल रहे थे, एक दलित वर्सेस ठाकुर, एक चल रहा था दलित मुस्लिम यूनिटी। दोनों हैशटैग पाकिस्तान से चल रहे थे। जलियाकट्टू के अंदर 47 सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग चल रहे थे, 27 पाकिस्तान से चले। ये ऐसे ही नहीं होता है। एल्गार परिषद के अंदर मंच के ऊपर वो लिंगायत का अलगाववादी आंदोलन चलाने वाले भी मंच पर आते हैं, जिग्नेश मेवाणी भी आते हैं, बस्तर के अंदर लड़ने वाली सोनी सोरी भी आती हैं, पंजाब से सिमरनजीत सिंह मान भी आते हैं, उमर खालिद भी आते हैं, और ओवैसी के प्रतिनिधि भी आते हैं। दैट इज नॉट बाय एक्सीडेंट। सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सोशल मीडिया के कारण से ये चैलेंज और बड़ा हो गया है। देश को तोड़ना, ये जो प्रयास चल रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। वास्तव के अंदर ये सारे विषयों के बारे में विचार करने की जरूरत है। कभी कभी लगता है वो नीला झंडा लेकर लाल और हरा झंडा वाले दोनों इस समाज के अंदर समाज के कुछ वर्गों को टारगेट करते हैं। सारे देश के अंदर इस पैन इंडिया आइडेंटिटी को तोड़ना, समाज को बांटना, एक अनास्था पैदा करना, अराजकता की स्थिति लाना, समाज की लोकतांत्रिक संस्थाएं और जो प्रक्रियाएं हैं उनको विफल करना, और अंततोगत्वा सत्ता पर कब्जा करते हुए समाज और राष्ट्र का विखंडन, भारत नहीं बने और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं खड़ा हो, यही इन सब के गोल्स एंड डिजाइन्स हैं। देश के अंदर सुरक्षा के बहुत सारे परंपरागत विषय और भी हैं और नए भी हैं जिनकी मैंने चर्चा नहीं की। मुझे लगता है ये सारे विषयों की चर्चा करते समय भूमिका की जब बात चलती है तो वो क्या है, तो सब मिलाकर इस सब विषयों को लेकर आज के संदर्भ के अंदर हम इस चुनौतियों को समझेंगे क्या, समाज जागरूक होगा क्या, ये करना है तो हमारे जैसे अनुभवी लोगों की बड़ी भूमिका है। एक एक विषय पर अध्ययन करने वाले लोग चाहिए, व्यक्ति नहीं, ग्रुप चाहिए। अकेला कोई आदमी अध्ययन नहीं कर सकता। कोई एकेडमिक कर सकता है, किसी को एक्सेप्शन परसेप्शन हो सकता है, कुछ के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक टीम चाहिए। हर विषय पर अध्ययन करने वाले इस देश के अंदर हमको अध्ययन केंद्र ये खड़े करने पड़ेंगे। सारे समाज के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, समाज की एकात्मता,
ये जन आंदोलन बनना चाहिए। हर समाज का व्यक्ति इस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति, सीमा पे रहने वाला जो समाज है उसके प्रति और देश की एकात्मता, एकता, अखंडता को बनाने के लिए, उसके मन के अंदर भाव खड़ा करने के लिए इस समाज में एक जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। ये सरकार का विषय नहीं है। ये सरकार, समाज और समाज का नेतृत्व करने वाला ऐसा सारा प्रबुद्ध वर्ग, ये सबका संयुक्त विषय है। ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। समाज के अंदर देशभक्ति, जागरूकता, समाज के अंदर एकात्मता की भावना, और इन सब के द्वारा इस कॉन्स्पिरेसीज को हमको विफल करना है तो सारे समाज के अंदर एक बड़ा प्रबोधन करना पड़ेगा। और वो प्रबोधन जो है, वो जो समाज को एड्रेस है, दैट विल बी कंटिन्यूअस। वो एक आधा प्रोग्राम नहीं होगा, वो साल में स्कूलों के करिकुलम का पार्ट बनेगा, कॉलेजेस का बनेगा, एक्टिविटीज का बनेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का बनेगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का बनेगा, ये सबका बनेगा, तब वो समाज का डिस्कोर्स बनेगा। ये देश की एकता, अखंडता, समाज के अंदर जागरूकता, देशभक्ति और एकात्मता की भावना, अगर इसको पब्लिक का डिस्कोर्स बनाना है तो इसके अंदर सबको अपनी भूमिका ये अदा करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमारे जैसा प्रबुद्ध नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व ये समाज को दिशा दे, अपना दायित्व स्वीकारे। लेखन, वक्तृत्व, छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर, कुछ कार्यक्रमों की रचना करके, कुछ लेखन, साहित्य, पुस्तक प्रकाशन के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय, मीडिया हाउसेज, इन सब के अंदर हम उनको इन विषयों के प्रति अवेयर करें। और ये सारा करते हुए धीरे धीरे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इस समाज के अंदर इन सारे विषयों के खिलाफ लड़ने वाली एक संकल्पबद्ध शक्ति के केंद्र ये बनने चाहिए। जो लोग शासन प्रशासन में हैं उनको थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनना होगा, प्रशासन को सेंसिटिव भी बनना होगा। समाज के अंदर जो छोटे छोटे विषय आते हैं उसको इग्नोर नहीं करना। किसी के कारण से वो गलत भावना के अंदर आकर वो थोड़ा अलगाववाद का शिकार बन गया तो भी वो अपना है, ये भाव अपने मन में हमको रखना पड़ेगा, उसको हमको ठीक से डील करना पड़ेगा। और समयबद्ध निर्णय ये आज की बड़ी आवश्यकता है। निर्णय लटकते हैं तो बहुत लंबा समय लटकने के कारण से उसके नुकसान भी होते हैं, ये हमने देखा है। और ये सारा करने के लिए एक प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक सजग, प्रोएक्टिव ऐसा सुरक्षा का तंत्र और एक चुस्त दुरुस्त समाज का संवेदनशील प्रशासन, मुझे लगता है कि इस सारे विषयों पर विचार करने के लिए आप जैसे अनुभवी लोग जो शासन में रहे, आज भी हैं, और जो आने वाले समय में शासन के माध्यम से समाज की भूमिका अदा करना चाहते हैं, उन सब लोगों को मैंने पहले ही कहा था, मैं आप सबको एक पर्सपेक्टिव देने का प्रयास करूंगा। घूमते फिरते जो मुझे कुछ बातें ध्यान में आई, अपने देश को, अपने देश की सीमाओं को, अपने आसपास के देशों को जिनसे हमको चुनौतियां प्राप्त हो रही हैं, और समाज के सब विषयों को किस निगाह से देखना, ऐसा मैंने आपके सामने रखने का एक प्रयास किया है। इस सारे विषय को आप लोग गंभीरता से सोचें और इसके आधार पर अपनी अपनी भूमिका तय करें, ऐसा अनुरोध करके आप सबका धन्यवाद करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं।